फ्यू। ओके, तो अच्छा एक तो तुम्हारा टेस्ट सीरीज का पता चला तुम लोगों को? मेडिकल वालों को टेस्ट सीरीज का बताया मैडम ने? नहीं बताया आपने? नो नो सर। इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास? मैं बताता हूँ आपको, टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसमें शायद आई थिंक आपको ज्वाइन करना है। नेक्स्ट टेस्ट जो होने वाला है वो अगले संडे होगा। इस संडे तो आपका नॉर्मल टेस्ट है जो वीकली होता है, और अगले संडे को टेस्ट सीरीज का टेस्ट है। तो टेस्ट सीरीज में जो चल रहा है टॉपिक वगैरह मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग को ग्रुप में एक बार इन्फॉर्म कर देना क्लास के बाद। ठीक है, तो मेडिकल की जो टेस्ट सीरीज चल रही है मेरे ख्याल से दो टेस्ट हो चुके हैं, तीसरा है या तीन हो चुके हैं, तो 11th क्लास का चल रहा है अभी टेस्ट। ठीक है, तो बाकी दोनों तो नहीं दे पाएंगे ना? नहीं वो आप दे नहीं पाओगे, लेकिन ट्राई करेंगे बाद में कोई नया टेस्ट बना लेंगे आपके लिए, उनके लिए शुरू के टॉपिक के लिए। ठीक है, यस सर। तो आप लोग ट्राई करना, वो आप लोगों के लिए बनाई गई है बेसिकली। उसमें मैंने हमारे लोग अंदर के लोग ही ज़्यादातर, बाहर के तो दो चार लोग ही हैं। तो ट्राई करना कि आप लोग उसको दें। और जेई वालों के लिए भी स्टार्ट होने वाली है, आई थिंक सौमिल ने पूछा भी था मुझसे जेई के लिए। तो जेई के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगी जेई की भी। ठीक है, सर ऐप पे ही है ना टेस्ट? हाँ जो टेस्ट सीरीज होगी वो ऐप पे ही होगी, तो आप कांटेक्ट में रहना। अगले ओके संडे तक पूरा आपको पैकेज वगैरह अलॉट हो जाए उसका, जो भी टेस्ट सीरीज का मेरे ख्याल से अलॉट मैडम कर देंगी। आप मेरे को याद दिला देना बस, अगर नहीं हुआ तो। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी, जो लास्ट ईयर हुए थे टेस्ट वो हमें मिल सकते हैं क्या? लास्ट ईयर वाले मैं ट्राई करूंगा, देखना पड़ेगा एक क्योंकि बार। मैंने उसे देखे थे, उसके अच्छे, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। सब में अच्छे ही होते हैं अभी ये तो भी जो मतलब होगा ये हम लोग ट्राई करेंगे। पिछली बार एक्चुअली हमने कई सारे बनाए थे, कुछ हमने यूज कर लिए थे, कुछ हमने यूज नहीं करे थे, तो कुछ हम वो वाले यूज कर लेंगे इस बार, कुछ हम नए बनाएंगे। ठीक है, अगर तो जेई के प्रीवियस पेपर था वो भी मॉक टेस्ट में मिल जाते तो सही था। जेई का प्रीवियस ईयर का मैं अलग से ट्राई कर रहा हूँ यार, एक वो करने का ना, जो पिछले 3 साल का ही है मेनली, क्योंकि 3 साल में ज्यादा पेपर होने शुरू हुए हैं। यस सर। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि 3 साल का कुछ बन जाए। जो 3 साल के क्वेश्चन है मैं ट्राई कर रहा हूँ कि टॉपिक वाइज अलग अलग करूँ। मैं आजकल काम भी कर रहा हूँ, मैग्नेटिज्म पे काम कर रहा हूँ, तो अलग अलग ब्रेक करके उनको कराने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसमें तो होंगे खैर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपकी जो टेस्ट सीरीज आएगी। अदरवाइज वी विल ट्राई कि हम अलग से भी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सर इस बार उसमें कराएं। 200 क्वेश्चंस होंगे या 180? ये नया पैटर्न पे होगा 200 क्वेश्चन पे। वैसे इंजीनियरिंग वाले में कैसा होगा, 90 या 75? इंजीनियरिंग में हम लोग 75 वाला कर रहे हैं इस बार, तो अभी क्लियर नहीं है जेई क्या करती है। यस सर, 90 वैसे भी आ सकते हैं सर। 90 के चांस ज़्यादा है, देख लेंगे अगर चेंज होगा तो 90 वाला कर लेंगे। अभी डिसाइड कर लेंगे, अभी 1-2 हफ्ते बाद करेंगे उसको स्टार्ट, तब उस समय सोचना पड़ेगा। सर ये सिलेबस क्या है टेस्ट का? मैं सिलेबस आपको शेयर कर दूंगा, आप क्लास के अंदर मेरे को इन्फॉर्म कर देना एक बार। थर्ड ये जो भी टेस्ट होगा आपका, मैं आपको डेट भी वो कर दूंगा शेयर, यस सिलेबस भी शेयर कर दूंगा आप लोगों से। ठीक है, सर, अभी ये वाले तो टेस्ट मतलब कब उसकी तक होंगे? नोटिफिकेशन नहीं आएगी ना? नहीं नोटिफिकेशन हम ट्राई करेंगे अगर दे पाए, लेकिन अगर ना भी दे पाए तो आप लोग खुद देते रहना, मतलब टेस्ट भूलना मत। तैयारी करोगे तो ऐसे ही भूलना भी नहीं याद चाहिए। रख लेंगे ना सर, हर हफ्ते टेस्ट है। हाँ वीकली टेस्ट तो आपको मेरे को लगता है अभी एक दो और होंगे मैक्सिमम, फिर खत्म ही हो जाएंगे, क्योंकि आपका सिलेबस ही खत्म हो जाएगा 2 या 1 महीने में लगभग। यस सर। तो उसके बाद तो फिर आपका टेस्ट सीरीज चलेगा ना। ठीक है, वीकली होंगे? टेस्ट सीरीज में टेस्ट लगभग 15 दिन में है, लेकिन बाद में शायद फिर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा भी है, कई बार वीकली भी है, और लास्ट में जाके फिर शायद कंटिन्यू ऐसे भी है, 2-3 दिन में एक ऐसे करके भी है। तो पहले फ्रिक्वेंसी कम है, फिर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है उसमें। आपको मिल जाएगा पूरा शेड्यूल। ओके, सर हमारा फिजिक्स का सिलेबस कब तक हो जाएगा? फेज का सिलेबस कब तक हो जाएगा, हम लोग ट्राई करेंगे जनवरी लास्ट तक खत्म कर दें। जेई का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो फरवरी मिड में हो सकता है। मिड में? यस, मिड या लास्ट वीक में। मुझे लगता है तो फरवरी लास्ट में होगा या मार्च स्टार्टिंग में, उससे पहले तो मुश्किल है, क्योंकि जेई को सीबीएसई से भी मैच करना पड़ेगा ना अपना सिलेबस। सीबीएसई में तो अभी स्टार्ट हुआ है पढ़ना, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि सीबीएसई ने पढ़ाया नहीं स्कूल में और हम लोग टेस्ट ले लें। तो वो होगा, और अदरवाइज अगर होगा भी मान लो फरवरी मिड में भी, तब भी आपको जो 11th का तुम 2 बार कराई चुके हैं टेस्ट, 2-3 बार हो गया आपका टेस्ट, तो काफी कुछ तो रिवाइज आप कर चुके हो ऑलरेडी, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग ये ट्राई करेंगे जल्दी खत्म करके फिर रिवीजन क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट से, अगर ऐसा कुछ होगा तो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम 3 साल के सोच रहे हैं फटाफट रिवाइज कर लेंगे। 3 साल में बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं आपके ऑलरेडी, 2-3 साल में, तो वो हो जाएगा उसमें, वो टेंशन मत लो, आप वैसे ही बहुत बार टेस्ट दे चुके हो भी। चलो तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट मेथड जो लेंस में रह गया था, और दूसरा जो है प्रिज्म के बारे में। ठीक है, तो पहले जो है डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ लेते हैं। तो ये जो यूजुअली यूज होता है फोकल लेंथ निकालने के लिए यूज होता है, टू फाइंड फोकल एक्सक्यूज मी लेंथ। सर, यस, सर मुझे जरा क्रिटिकल एंगल में थोड़ा सा प्रॉब्लम था सर। ओके, क्लास का डिस्कस कर लेंगे, अभी आप पूछ लेना ओके डाउट। ओके, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ निकालने के लिए यूज होता है ये। तो लास्ट टाइम आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उस केस में मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज यहाँ पे बनी है, और ये डिस्टेंस मान लो एक्स है और ये वाई है। तो अगर आप उल्टा कर लो इसको, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लो वाई पे, तो इमेज एक्स पे होगी। अभी तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। उल्टा अगर आप करोगे कि अगर मान लो आपकी इमेज, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। यानी अगर आप इसको एक्स कर लो इधर वाले डिस्टेंस को, तो इधर वाला वाई हो जाएगा। या फिर मैं ये बोलूँ कि मैं इधर वाले को अगर वाई कर दूं, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो एक्स पे बनेगी, ये बोल सकता हूँ मैं। Yes, sir. ये जो इमेज होगी है ना, बोल सकता हूँ मैं कि एक्स पे बनेगी। यानी ये दोनों पोजीशन आपस में सिमेट्रिक है, या कॉन्जुगेट बोल सकते हैं एक तरह से, जैसे मैथ्स में बोलते हैं कॉन्जुगेट है, उस तरह की पोजीशंस हैं ये। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए। तो होता क्या है कि आप देखो यहाँ पे इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी एक्स और एक्स प्लस वाई है, और यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई है। तो दोनों जगह आपकी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी फिक्स है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, अब देखो होता क्या है कि मैं यहाँ पे इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी फिक्स रखता हूँ, मैं लेंस को मूव कराता हूँ। यहाँ पे तुमने ऑब्जेक्ट को मूव कराया या इमेज को मूव, ऑब्जेक्ट को मूव कराया तो इमेज मूव हो गई। तो हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट और इमेज को फिक्स रखते हैं, लेंस को मूव कराते हैं, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। लेंस को डिस्प्लेस किया जाता है आगे। तो यहाँ पे होता क्या है, वन सेकेंड ना, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, मैंने आपको बोला जैसे कि हम ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की पोजीशन फिक्स रखते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है कोई आपका, यूजुअली पिन वगैरह लेते हैं वहाँ पे लैब में आप देखोगे तो, और यहाँ पे एक स्क्रीन होती है। तो इन दोनों के बीच की दूरी फिक्स होती है। ठीक है, सपोज दैट डिस्टेंस इज डी। बीच में कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तो मान लो ये दूरी u है और इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है स्क्रीन पे, ऐसे किया आपने, तो ये दूरी मान लो v है पहले केस में। अगले केस में आप लेंस को आगे पीछे करके दोबारा चेक करते हो कि दोबारा कब इमेज बन रही है स्क्रीन पे। आप लेंस को थोड़ा आगे करोगे तो इमेज कहीं और चली जाएगी, तो स्क्रीन पे बनेगी नहीं। फिर आप और आगे करके शिफ्ट करके देखोगे तो कहीं पे आप देखोगे कि कहीं पे आपकी जो है ऐसी पोजीशन आएगी जहां पे दोबारा स्क्रीन पे जो है इमेज बनेगी। तो यहाँ पे कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, यहाँ पे ये डिस्टेंस v हो जाएगा
और ये वाला डिस्टेंस u हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई सबको? यस सर। यस सर। ओके, मान लो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो x हुआ है लेंस का, तो हम बोलेंगे लेंस को हमने जब x डिस्प्लेसमेंट किया तो हमारा इमेज यहाँ पे बना। तो यहाँ पे कई सारी चीजें हम कर सकते हैं। एक तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं लेंस की इससे, और भी चीजें कर सकते हैं। वो निकालने से पहले मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि यहाँ पे जो फोकल लेंथ और d होगी, इसमें कोई रिलेशन होना चाहिए कि d शुड बी मोर देन समथिंग और लेस देन समथिंग, ऐसा कुछ? यस सर होगा। क्या होना चाहिए? d शुड बी मोर देन मोर देन 4f बोल। लास्ट टाइम ने डिस्कस किया था कि कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कम से कम 4f होती है। तो डिस्टेंस जब 4f होगा तभी इमेज बन सकती है, नहीं तो बन ही नहीं पाएगी। भाई दूरी जो है दोनों के बीच की, मान लो फोकल लेंथ मान लो 15 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होगी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। अब आपने स्क्रीन को पास में रख दिया 60 से, मान लो आपने 55 पे रख दिया, और आप लेंस से इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो बनेगी क्या इमेज? स्क्रीन पे आएगी इमेज? आएगी नहीं स्क्रीन पे इमेज। तो स्क्रीन पे इमेज आने के लिए कम से कम ये डिस्टेंस जो होना चाहिए, कम से कम 4f होना चाहिए। 4f से ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, कम होगा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि दूरी जो होती है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की कॉन्वेक्स लेंस में वो कम से कम 4f होती है। लास्ट टाइम ने डिस्कस किया था। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस सर। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे अगर मैं पहले फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करूँ, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक चीज देखो यहाँ पे कि जो d है हमारा, d को मैं लिख सकता हूँ d इज इक्वल टू u, ये वाला u ले लिया मैंने, प्लस x, अब प्लस u ले सकता हूँ मैं, ये वाला u प्लस x प्लस ये वाला u यस सर। लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें किसी को। ठीक है, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि v प्लस u इज ऑल्सो d, ये भी बोल सकता हूँ मैं। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया? यहाँ से निकल के आ गया कि जो 2u है वो d माइनस एक्स है, यानी कि जो u है वो d माइनस एक्स बाई 2 आ गया। और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा कि जो v है वो d माइनस यू है, यानी कि d माइनस ये हो गया जो आपने भी निकाला है, कितना आ गया 2d माइनस डी करेंगे तो d प्लस एक्स हो जाएगा बाई 2। तो आपने u और v दोनों निकाल लिए यहाँ से। आपको क्या पता होना चाहिए केवल? आपको एक तो कैपिटल D पता होना चाहिए, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, और एक x पता होना चाहिए कितना डिस्प्लेस करने पे दोबारा इमेज बनी है। तो आप u और v दोनों निकाल पा रहे हो, राइट? निकाल पा रहे हो u और v। तो ये और ये दोनों निकालने के बाद हमने, अब तो आपको पता ही है अगर आपको फोकल लेंथ निकालने तो आपको फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 1 माइनस v माइनस 1 बाई यू वाला। इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, जब वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 बाई वी पुट करोगे तो d प्लस एक्स बाई 2 माइनस डी माइनस एक्स बाई 2, एलसीएम लोगे तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 2d माइनस 2x माइनस 2d, तो d और d तो कट रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमें विद साइन पुट करना पड़ेगा, साइन हमने पुट नहीं किया शायद अभी, यहाँ पे माइनस साइन के साथ पुट करेंगे तो d नहीं कटेगा। आप कैसे बनेगा कुछ ये, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा ये ऊपर, तो प्लस डी हो जाएगा। तो जब ऊपर आप नीचे देखो तो नीचे तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ऊपर आएगा आपका 2d माइनस 2x प्लस 2d माइनस 2x, तो 4d हो जाएगा मेरे ख्याल से। दिस इम्प्लाइज दैट f इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d। तो इसको यूज करके वी कैन फाइंड द फोकल लेंथ सर वो नीचे कहाँ से आ गया माइनस का साइन? बाय दिस थिंग। ये साइन कन्वेंशन है ना, u आपका नेगेटिव होना चाहिए ना। जो आपने अभी u लिखा है तो आपने केवल उसके न्यूमेरिकल टर्म में लिख दिया ना, d माइनस एक्स बाई 2, लेकिन विद साइन पुट करोगे जब तो ऐसा पुट करना यस पड़ेगा सर। आपको। u नेगेटिव होगा, v पॉजिटिव होगा साइन कन्वेंशन में, तो इसलिए ऐसा आया। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, तो फोकल लेंथ निकाल ली हमने इससे, राइट? यस ठीक है, तो यूजुअली फोकल लेंथ का क्वेश्चन वैसे पूछता नहीं है कि फोकल लेंथ कितनी होगी, इस फॉर्मूले को कम ही यूज करते हैं। जो ज्यादा यहाँ पे यूज होता है, एक तो ये यूज होता है कंसेप्ट, और अभी एक दो चीजें और देख रहे हैं वो यूज होती हैं। क्या यूज होती है यहाँ पे देखो। इतना क्लियर है सबको अभी तक? यस सर। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे मूव करूं? यस सर। ओके,
देखो पहले केस में अगर मैं मैग्निफिकेशन निकालूं M1, तो M1 अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो M1 में क्या लिखूंगा, V बाई यू लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू द इमेज साइज, फर्स्ट जो इमेज बनी है बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा दोनों केस में, तो मैं O लिख रहा हूँ केवल, O1 नहीं लिख रहा। तो M1 इज V बाई यू विच इज दिस थिंग, M2 विल बी U बाय V, क्योंकि इस केस में जो है इमेज U डिस्टेंस पे है और ये V पे है, तो इसे I2 बाई O लिख सकता हूँ। ये बात क्लियर हो रही है सबको? यस सर। ठीक है। अब दोनों जो है एक दूसरे के इनवर्स हैं, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यू कैन गेट दैट एम, ये कट जाएंगे आपस में यू और वी वाले, M1 इंटू M2 अगर आप करोगे तो V बाई यू इंटू यू बाई वी कट के 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू I1 I2 डिवाइड बाई O स्क्वायर। तो यहाँ से क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट इक्वल टू रूट ऑफ I1 I2। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो इमेज की हाइट का ज्योमेट्रिकल मीन होगी, है ना, या फिर O इक्वल टू रूट I1 I2 होगी। ये चीज कंपटीशन में जो आती है वो ये आती है। यूजुअली दोनों आपको इमेज की हाइट दे देगा और फिर बोलेगा बताओ ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होगी, या कई बार इमेज का एरिया दे देगा। तो यहाँ पे आपने लीनियर वैल्यू की बात करी तो एरिया में आपको फिर वो स्क्वायर वगैरह करना पड़ेगा। तो ये यूजुअली पूछता है कि यहाँ पे कितनी कितनी हाइट होगी, क्या क्या होगा, या फिर डी और एफ में क्या रिलेशन होगा। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और ये, एज कम्पेयर टू बाकी चीज़ों के। ठीक है, क्लियर हुआ बात ये? Yes, sir. ओके, तो इसमें जो हमारे पॉइंट आए थे जहाँ पे ये आपकी लेंस ने इमेज बनाई, इनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट्स। जो आपके दो बार इमेज बनी इनको कॉन्जुगेट पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये जो पोजीशन है हमारी लेंस की, इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट। ठीक है, अब इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। ओके यस सर। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ फिर। चलिए तो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। द इमेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक bulb fixed in a wall is to be obtained on a wall opposite to it at a distance of 3 meter. The maximum possible focal length of the lens is. सिंपल क्वेश्चन, क्या आंसर आएगा? 0.75. 0.75 मीटर। ओके, बाकी लोग ये कुछ और आंसर है? बाकी क्या, पहले कर तो लें, क्वेश्चन तो पढ़ लें, दिया क्या हुआ है, पहले ही आंसर पूछ रहे हो। देख लो क्वेश्चन ध्यान से। डन, बाकी लोगों का सर 0.75। 0.75।
ठीक है, डी इज मोर देन और इक्वल टू 4f होगा तो f इज लेस देन और इक्वल टू d बाई 4, यानी कि 3/4, यानी कि 0.75 से कम या बराबर होनी चाहिए। तो फोकल लेंथ शुड बी लेस देन और इक्वल टू, यानी मैक्सिमम फोकल लेंथ पॉसिबल इज 0.75। आंसर हो जाएगा 0.75 मीटर। क्लियर है सबको? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन कल टेस्ट में भी आ रहे हैं आपके, तो थोड़ा ध्यान से कर लेना ना। अ कॉन्वेक्स लेंस makes four centimeter long on a screen when the lens is shifted to a new position without disturbing the object। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। स्क्रीन फ्रीज हो गई? बस आप जो वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा। यस सर, सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है, कॉन्वेक्स लेंस मेक्स। अभी खुल जाएगी, अभी रुक जाओ। अब आ गया सर। We again get a real image on the screen which is 16 centimeter tall। The length of the object must be 8 सेंटीमीटर। 8 करे सोमिल, बाकी लोग ठीक है, बाकी लोगों का ठीक है, क्लियर है सबको? आंसर, इमेज जो है 4 सेंटीमीटर है, यानी I1 जो है 4 सेंटीमीटर है, और ये शिफ्टेड टू न्यू पोजीशन विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑब्जेक्ट, वी अगेन गेट अ रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन तो सेम जगह पे होगी अपनी, तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड का, तो समझना पड़ेगा क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट मेथड का है या नहीं है। तो यहाँ पे स्क्रीन अपनी जगह पे, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे, लेंस मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड का ही क्वेश्चन है। 8 आ गया सर। बिल्कुल, तो ऑब्जेक्ट आपका जो आएगा वो अभी आपने निकाला था, ड्राइव करा था, ये आएगा।
ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो पहले पहचानना पड़ेगा आपको डिस्प्लेसमेंट मेथड का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट और इमेज अपनी जगह पे होना चाहिए, उससे आपको पता चलेगा और फिर आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? चलिए, यस सर। क्लियर हो गया। अब प्रिज्म पे मूव करते हैं। अब जो है एक प्रिज्म चीज पूछनी थी बारे में पढ़ लेंस में लेते से। हैं। पूछो पूछो। हाँ, अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है हम्म और उसके एक साइड पे एयर है और दूसरी साइड पे कोई और मीडियम है, हम्म तो फिर उसमें एफ इफेक्टिव कैसे निकालते हैं? उस केस में आपको फिर वो करना पड़ेगा, सरफेस वाला जो फॉर्मूला है ना, हमने सरफेस वाला पढ़ा है कि रे आई जैसे एक सरफेस, वो लगाना पड़ेगा 2 बार। तो एक बार देखना पड़ेगा एयर और ग्लास के बीच में, दूसरी बार ग्लास और जो मीडियम है। हाँ, दूसरी बार उसके बीच में 2 बार लगाएंगे तो वहां से आ जाएगा। पैरेलल रे मान लो कहाँ से आ रही है, फिर उनको फाइनल देख लो कि वी कहाँ पे बन रहा है, वो आपका फोकल लेंथ होगा। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके ये भी आ सकते हैं कई बार कि सिल्वरिंग वाले हमने क्वेश्चन नहीं किया अभी, उसको भी ट्राई करके बीच में अगर आएगा तो सिल्वरिंग कर देते हैं जब लेंस की। तो सिल्वर्ड होता है। तो उस केस में भी हम यही करते हैं कि हम यहाँ पे सरफेस पे लगा के और फिर उससे चेक कर लेते हैं फार्मूला लगा के। वो भी है डायरेक्ट फार्मूला लिखा है किताबों में कुछ, तो डायरेक्ट फार्मूला तो मैं यूजुअली प्रेफर नहीं करता, तो हम सरफेस वाला फार्मूला लगा के यहाँ पे और उससे निकाल सकते हैं कहाँ पे बनेगी फाइनल इमेज। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे, बीच में क्वेश्चन कर लेंगे इसके भी। तो अभी हम लोग प्रिज्म स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और कोई डाउट किसी को इसमें लेंस से रिलेटेड या डिस्प्लेसमेंट मेथड से रिलेटेड? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो अब जो है मूव करते हैं प्रिज्म पे। तो प्रिज्म जो है आपका इंटरेस्टिंग है, मैंने टॉपिक एक्चुअली डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। प्रिज्म जो है 7 कलर में डिवाइड कर देता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी 10th क्लास में भी। तो बेसिकली यहाँ पे लाइट जो है डिस्पर्स हो जाती है, डिस्पर्स में 7 कलर में ब्रेक हो जाती है, तो उसके लिए हम प्रिज्म यूज करते हैं। तो प्रिज्म में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं पहले, फिर उसके डिस्पर्जन के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो प्रिज्म जो होता है हमारा एक तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि जो है पैरेलल सरफेसेस से बाउंड होता है। तो यूजुअली जो प्रिज्म हम यूज करते हैं वो ट्रायंगुलर टाइप का प्रिज्म होता है। तो ऐसा प्रिज्म होता है, उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा 3D में, अगर देखोगे तो सॉरी, अगर आप 3D में ध्यान से देखोगे तो प्रिज्म ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इसके सरफेसेस होंगे कुछ, जैसे ये सरफेस है, एक ये है, इसकी पीछे की साइड होगा, एक यहाँ होगा, एक नीचे होगा। तो ये डिफरेंट सरफेसेस, पैरेलल सरफेसेस से बाउंड एक मीडियम है, उसको हम प्रिज्म बोलते हैं। इसका अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और इसका जो ये एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो डिपेंड करता है आप इंसिडेंट रे कहाँ पे ले रहे हो, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे ले रहे हो। जैसे आपने मान लो इंसिडेंट रे ये ली आपने और रिफ्लेक्टेड रे फाइनली यहाँ से जा रही है, तो इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे उस केस में। लेकिन मान लो अगर इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है, तो फिर एंगल ऑफ प्रिज्म ये ले लेंगे उस केस में। ये आपको न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूँ, बोर्ड में तो खैर ऐसा नहीं आता, लेकिन कंपटीशन में जब आप करते हो क्वेश्चन सॉल्व, स्पेशली जेई वाले लोग, तो वहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ये वाला भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन रे कहाँ से बाहर निकल रही है और कहाँ से अंदर आ रही है। तो जो दोनों सरफेस हैं जहाँ पे रे हिट करी और जहाँ से रे बाहर निकली, वो दोनों सरफेस जहाँ पे आके मिल रहे हैं, वो उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो ए हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। अब यहाँ पे और ध्यान से आप देखेंगे तो प्रिज्म में ये रे इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे जब जाएगी तो ये नॉर्मल होगा आपका। रे जो है रेयर से डेंसर जा रही है, किधर को बेंड करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगी। तो ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करती है, फिर यहाँ पे जाएगी तो क्या करेगी ये, अब ये नॉर्मल है तो क्या करेगी, अवे या टुवर्ड, अवे। तो अवे मूव कर जाएगी, मान लो ऐसे निकल जाएगी। तो जब इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही थी वो फाइनली यहाँ से बाहर निकली,
तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। अब ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ये रिपीट भी करते हैं हम, अपोजिट साइड से भी करते हैं, तो हम दोनों तरफ से लेते रहते हैं एंगल। तो हम इसको यूजुअली ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका ये वाला होना चाहिए था इस केस में, लेकिन हम इसको I2 नहीं लिखते, हम I2 इसको लिखते हैं यूजुअली, क्योंकि हम यहाँ से भी एक्सपेरिमेंट करते हैं कई बार, और इसको R2 लिखते हैं। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है A, और ये बाकी दो आपके नॉर्मल थे, जहाँ पे मिलेंगे ये O है। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं। अब ये रे जो जा रही थी वो ऐसे जा रही थी इनिशियली, लेकिन आपके ये लगाने के कारण ये इधर को बेंड कर गई। तो अगर मैं इस रे को पीछे एक्सटेंड करूं तो इस रे का मैं क्या निकाल सकता हूं? रिफ्लेक्शन। डेविएशन निकाल सकता हूं, कितना डेविएट करिए रे ये। तो दिस इज नोन एज एंगुलर डेविएशन। कितना हुआ रे में? तो आई कैन फाइंड द एंगुलर डेविएशन ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जो कि इस डायग्राम पे बेस्ड निकाले जाते हैं, तो उन फॉर्मूले का एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं। तो उनको ध्यान से देखिएगा क्या क्या डेरिवेशन है, और इसमें कंडीशन आएगी फिर आगे, मिनिमम डेविएशन कब होता है, मिनिमम डेविएशन कंडीशन बोलते हैं। तो कुछ फॉर्मूले फिर मिनिमम डेविएशन के लिए भी ड्राइव किए गए हैं, मिनिमम डेविएशन कंडीशन के लिए। तो ध्यान से देखिएगा कौन से फॉर्मूले इन जनरल ड्राइव किए गए हैं और कौन से फॉर्मूले जो हैं मिनिमम डेविएशन के लिए ड्राइव किए गए हैं, क्योंकि बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, वो लोग जो है मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला हर जगह यूज कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कहाँ पे क्या यूज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये डायग्राम में दोबारा बनाता हूँ अगले पेज पे जो हमने बनाया है अभी, और इससे फिर हम फॉर्मूला ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। ये मेरा प्रिज्म है, ये इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्रैक्ट, अगेन रिफ्रैक्ट, नॉर्मल, नॉर्मल, एंड इन दोनों को मिलाएंगे तो दिस इज सपोज O, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको हम लिखते हैं ABC प्रिज्म को। ये एंगल ऑफ प्रिज्म A है हमारा, एंगल ऑफ, अब यहाँ पे जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1। अगर आप यहाँ पे डेविएशन निकालना चाहेंगे वैसे तो डेल्टा वन आपका निकाल सकते हो आप, I1 माइनस R1 आएगा, निकाल सकते हो ना डेविएशन? यस। निकाल सकते हैं ना। ये रे ऐसे जा रही थी, तो अगर ये रे ऐसे जा रही थी तो इसका एंगल नॉर्मल के साथ जो पूरा एंगल होगा ये एंगल आपका I1 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और जो डेविएशन है वो ये है, दिस इज डेल्टा वन। तो डेल्टा वन आपका जो आएगा वो आएगा I1 माइनस R1। बताओ ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर। यस सर। क्लियर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डेल्टा टू अगर निकालूं तो ये रे ऐसे जा रही थी और ऐसे चली गई, तो डेल्टा टू जो होगा इस केस में, ये रे ऐसे जा रही थी और ऐसे चली गई, तो ये डेल्टा टू होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये डेल्टा टू होगा। अब मैं डेल्टा टू अगर यहाँ पे निकालूं तो आई नो दैट, मुझे पता था कि ये पूरा एंगल मेरा I2 था, और ये जो बाकी एंगल था, ये जो एंगल ऑफ नॉर्मल के साथ बना हुआ है वो हमारा कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। अच्छा, ये I2 है, सही है। और ये हमारा जो R1 होगा वो क्या होगा? R1 हमारा ये वाला एंगल होगा नॉर्मल के साथ, ये वाला R2। ठीक है, तो मैं डेविएशन अगर डेल्टा टू लिखूं तो डेल्टा टू क्या आएगा अब? इस बार ये आ जाएगा, देखो डेल्टा टू, ये पूरा एंगल I2 है, उसमें से मुझे ये घटाना है इतना, ये जो है R2 इसके बराबर होगा, देख लो यस सर। है या नहीं है? यस। तो ये मेरा जो डेल्टा टू है वो I2 माइनस R2 आया, राइट? क्लियर हुआ सबको? यस।
यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज और देखो कि जब मैं डेल्टा 2 मैंने निकाल लिया, डेल्टा 1 निकाल लिया, अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो ये डेल्टा है, तो डेल्टा जो होगा वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बराबर होगा, इंटीरियर एंगल के बराबर होता है सम। आई कैन राइट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटीरियर एंगल के बराबर, which implies that डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 कर लेते हैं माइनस R1 प्लस R2, ये ऐसे कर लेते हैं। चलो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। ठीक है, ये क्लियर हुआ इतना? यस सर। सर डेल्टा कौन सा एंगल लिया आपने? एंगल ऑफ डेविएशन पीछे दिया था, ये वाला, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा ये वाला, ये इन दोनों के बराबर होगा, Yes, sir. दिस प्लस दिस इंटीरियर एंगल के बराबर। ये वाला एंगल डेल्टा 1 है और ये वाला एंगल डेल्टा 2 है, तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगा। आ रहा है समझ में? नहीं आया पॉइंट? ऐसे जा रहा है ना? आ गया सर। ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है, ये वाला, तो ये डेल्टा इनका सम होगा इन दोनों का। ठीक है, तो यहाँ तक जो फॉर्मूले आए अभी इनमें से कोई याद करने वाला नहीं है, अभी तो हम डेरिवेशन कर रहे हैं। अब जो पहला फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा वो आएगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो R1 प्लस R2 प्लस O कितना होगा? 180 इस ट्राइंगल में। यस सर। ठीक है, और अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल देखें जो बन रहा है हमारा A, और ये एंगल यहाँ पे मान लो ये कोई पॉइंट है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमारा ऐसे करके, यहाँ पे रे आके टकरा दिया, मतलब ये वाला पॉइंट अगर मैं ले लूँ, लेट अस से दिस इज L, दिस इज M, तो अगर मैं A, L, M और O ले लूँ, A, L, M और O, तो L, O तो परपेंडिकुलर है सरफेस पे, तो ये एंगल 90 होगा और ये भी 90 होगा, राइट? तो चारों एंगल का सम 360 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल O प्लस एंगल A जो है वो 180 होगा, ये बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि चारों का सम 360 होना चाहिए। उसमें से 180 चला गया, 90 प्लस 90, तो 180 बचा, बोल सकता हूँ। यस सर। तो ठीक है, तो इन दोनों से क्या निकल के आ रहा है फिर? क्या इंप्लाई हो रहा है इनसे? ये निकल के आ रहा है यस सर। इनसे, ये इंप्लाई हो रहा है। अब अगर ये इंप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये मेरा ट्राइंगल LOM लिया है और इन क्वाड्रिलेटरल, आई डोंट नो कैसे ना, तो क्वाड्रिलेटरल ऐसे बनते हैं, कैसे ना देख लेना, ALOM, इन क्वाड्रिलेटरल ALOM ये होगा। ठीक है, तो इन दोनों से निकल के आया, तो इससे क्या निकल के आया? डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। ये पहला फॉर्मूला जो हमें याद रखना है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो I1 प्लस I2 माइनस A होता है। ये बात क्लियर हुई? यस सर। ओके, तो ये फॉर्मूला है एंड दिस इज वेरी फर्स्ट फॉर्मूला एंड दिस इज वैलिड फॉर एनी जनरल केस। अभी हम मिनिमम वगैरह के केस पे नहीं आए, ये जनरल फॉर्मूला है जो हमेशा वैलिड रहेगा कि आपका जो डेल्टा आएगा वो I1 प्लस I2 माइनस A आएगा, चाहे आप लेफ्ट से डालो रे को, चाहे राइट से डालो, आपको I1 I2 पता होनी चाहिए और वहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है, I2 को कई बार एंगल ऑफ इमरजेंसी भी बोलते हैं, जैसे आपने जो I2 लिखा है बाहर यहाँ पे, तो I2 को कई बार E भी बोलते हैं क्योंकि ये बाहर रे निकल रही है यहाँ से, तो एंगल ऑफ इमरजेंसी भी बोलते हैं। तो कई बार ऐसे भी लिखा था किताबों में कि I प्लस E माइनस A है ना, तो I प्लस E माइनस A, तो उसका मतलब भी वही है। ठीक है, अब देखिए अगर आप रे को डालेंगे दोनों तरफ से और एक्सपेरिमेंट को करेंगे, अगर आप रे को डालेंगे दोनों तरफ से और एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो फिर क्या होगा? मान लो आपने लेफ्ट साइड से एक्सपेरिमेंट किया पहले और राइट साइड से एक्सपेरिमेंट किया और आपने एंगल ऑफ डेविएशन निकालने की कोशिश करी, तो आपका एक ग्राफ बनेगा जो कि I और डेल्टा के बीच का ग्राफ होगा। तो जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपका जो ग्राफ बनता है
एक ग्राफ बनता है जो कि आई और डेल्टा के बीच का होता है। तो जैसे जैसे आप आई बढ़ाते हो आपका डेल्टा पहले घटता है, घटते घटते एक मिनिमम वैल्यू पे आता है और फिर बढ़ना शुरू कर देता है। ऐसा ग्राफ बनता है ये। एंड दिस ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिक, यूजुअली नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होता है ना। एंड व्हाट वी कैन से कि वी कैन से दैट कि जो आपका ये जो एंगल है दिस इज डेल्टा मिनिमम, ये डेल मिनिमम है। तो एक पर्टिकुलर एंगल पे डेल मिनिमम आएगा। अगर आप बाकी एंगल लोगे, मान लो मैंने ये वाला डेल का वैल्यू ले लिया, ठीक है, डेल मिनिमम मान लो 35 डिग्री आ रहा है, मैंने 35 से ज़्यादा ले लिया, कोई 40 डिग्री ले लिया, और 40 डिग्री पे मैंने निकाला आई और ई का वैल्यू। तो 40 डिग्री पे ये I1 होगा और ये I2 होगा मान लो। ठीक है, तो ये अगर आप इसको मान लो, ये एंगल आपका आ गया मिनिमम आ गया मान लो 25 डिग्री सपोज, और ये आपने लिया ये आया 20 डिग्री, सॉरी ये कम था, डेल्टा मिनिमम आपका है मान लो 25 डिग्री 30 डिग्री, और आपने ये लिया 35 वाला केस, ठीक है, और ये मान लो 25 है सपोज। अब ये मान लो आपका 25 से कम मान लो कोई भी वैल्यू मान लो 22 मान लो, और ये वैल्यू मान लो 25 से ज़्यादा 30 मान लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ से रे डालोगे 22 डिग्री पे इंसिडेंट करोगे तो डेविएशन कितना आएगा? 35 डिग्री। ये मतलब हुआ ना इसका, जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है तो डेविएशन कितना आ रहा है? 35 आ रहा है, नहीं आ रहा? यस यस आ रहा है। और एंगल ऑफ इमरजेंस कितना आ रहा है इस केस में? 30 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंस अगर आप निकालोगे 30 आ जाएगा। और अगर आप ये एक्सपेरिमेंट रिवर्स करोगे तो आपको सेम डेविएशन लाने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस करना पड़ेगा। अब की बार ये कितना बनेगा? ये 30 यहाँ बन जाएगा आपकी बार एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस और ये जो इमरजेंस होगा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा इस बार? 22 डिग्री हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिकल कंडीशन होती है, मतलब आपने रे को अगर रिवर्स कर दिया पाथ को तो रिवर्स आ जाएगी पूरी की पूरी रे। तो उस केस में ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, ये I1 I2 था, इस केस में ये I1 I2 मैंने उल्टा हो जाएगा, ये I1 हो जाएगा 30 वाला, ये I2 हो जाएगा। तो ये ग्राफ हमें बताता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे देख रहे हो 22-30 ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये ऐसे एंगल आएंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर ऐसी वैल्यू आएगी, जैसे मान लो 25 डिग्री की जो वैल्यू आई है ऐसी वैल्यू है कि यहाँ पे दोनों तरफ 25 ही आएगा, ये भी 25 आएगा और ये भी 25 आएगा। तो ये सिमेट्रिक कंडीशन है, जबकि दोनों एंगल आपके क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तो इस केस में जो रे होती है यूजुअली पैरेलल टू द सरफेस होती है, बॉटम के पैरेलल हो जाती है। अगर ये नॉर्मल प्रिज्म है आपका तो आपकी जो रे होती है इट इज यूजुअली पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, क्लियर हुआ ये? ओके, तो यहाँ पे आपको डेल्टा मिनिमम ध्यान देने की बात है कि डेल्टा मिनिमम जो हमारा होता है, यानी फॉर डेल मिनिमम कंडीशन क्या हो जाएगा? I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा, और अगर I1 I2 हो गया तो स्नेल्स लॉ से R1 इक्वल टू R2 भी हो जाएगा। भाई म्यू तो सेम ही है ना, चाहे लेफ्ट से आ रही चाहे राइट से आए। तो स्नेल्स लॉ का यूज करके R1 R2 भी बराबर हो जाएंगे। तो आपके R1 R2 बराबर हो जाएगा, I1 I2 बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं डेल्टा निकालूं मिनिमम, डेल्टा मिनिमम क्या था हमारा? I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 था। ठीक है, एंड ये दोनों बराबर हैं R1 R2। दूसरा हमने ये निकाला था कि R1 प्लस R2 क्या आया था? A के बराबर आया था। यहाँ पे देखा होगा आपने, R1 R2 बराबर है, तो वी कैन राइट दैट, इसको हम R मान सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं R इक्वल टू 2R इक्वल टू A और R इक्वल टू A/2। ये बोल सकता हूँ मैं।
यस सर। यस सर। आर को ए बाई टू बोल सकता हूँ। देखो तो यहाँ पे ध्यान से देखना, अब जो भी हम चीजें कर रहे हैं ये सब हम मिनिमम डेविएशन के केस में कर रहे हैं। तो ये जो आप लगा रहे हो ना ये कि R1 प्लस आर, ये तो खैर इन जनरल, ये वाला जो है तो इन जनरल वैलिड है, लेकिन ये वाला केस केवल मिनिमम डेविएशन के लिए वैलिड है। तो ध्यान से रखना कि हम कहाँ पे क्या लगा रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2i माइनस a बाई टू डेल्टा मिनिमम, लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट आई कितना आएगा यहाँ से, अगर मैं आई निकालने की कोशिश करूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले तो मुझे पूरा। तो क्या बनेगा देखो, ये अगर मैं आई निकालना चाहूँ तो डेल्टा प्लस a बाई टू डिवाइड बाई टू ऐसा कुछ बनेगा, यानी कि ये बनेगा आपका 2 से डिवाइड कर दूंगा अगर तो डेल्टा बाई टू और प्लस a बाई फोर। मैंने कुछ गलत कर दिया, यहाँ पे a बाई टू नहीं होना चाहिए ना, a होना चाहिए, तो आएगा नहीं तो आंसर ये a आएगा ना यहाँ पे। R1 प्लस R2 तो आपका वो था ना, a बाई टू प्लस a बाई टू बनेगा ना, ये a बनेगा। अब सही है, तो i आपका जो आएगा वो डेल्टा प्लस a बाय टू आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा मिनिमम, ये मिनिमम की बात चल रही है। अब म्यू क्या होता है आपका, म्यू होता है साइन आई बाई साइन आर। आप आर निकाल चुके थे, आर क्या आया था आपका, a बाई टू आया था, इसको मैं a बाई टू लिख सकता हूँ। ऊपर क्या है आपका, साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाय टू। तो जो म्यू है वो आपका ये आया। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे डेल्टा क्या है, मिनिमम डेविएशन है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में बोलता है कि डेविएशन इज दिस मैनी डिग्री, और बच्चे इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। डेविएशन नहीं, मिनिमम डेविएशन अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको पता है, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। क्लियर हुआ, ये मिनिमम होना चाहिए यहाँ पे। यस यस सर। ठीक है, क्योंकि बार बार आप फॉर्मूला लिखोगे ना, बच्चे ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं, बार बार जब बार बार यूज करते हैं फॉर्मूले को ऐसे लिख देते हैं, और ये लिखते लिखते भूल जाते हैं कि ये डेल्टा जो है डेल्ट एम है, एक्चुअली डेल नहीं है ये। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब तक जो हमने फॉर्मूले याद किए हैं, ये जो हमें याद करने पड़े, तो हमारे लिए यूजफुल जो फॉर्मूले थे वो एक तो ये था, ये भी यूजफुल है, ये भी फॉर्मूले में काम आता है, एक ये वाला, एक ये वाला। बाकी तो आप अगर कोई आएगा तो डायग्राम देख के कर लेना। और आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस आर भी बोल सकते हैं इसको, कि ये भी बोल सकते हैं कि ये भी आपको फॉर्मूला था, है ना। तो वो भी ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई, ये बनेगा ना ऐसा फॉर्मूला, आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। तो ऐसे भी कई बार याद कर लेते हैं हम लोग। तो जो फॉर्मूला में याद करने पड़ेगी, एक तो ये वाला याद करना पड़ेगा, एक दो, और जब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आएगी तो फिर ये वाले तीन। ये बहुत यूज होता है, लेकिन वैसे मिनिमम वाला ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके, अब एक और केस आता है थिन प्रिज्म का। थिन प्रिज्म हम बोलते हैं जब ये एंगल बहुत छोटा होता है, ये वाला, जब ये एंगल जो है मैंने काफ़ी छोटा, 5 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री ऐसे कुछ होता है, तब हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि साइन आई को आई मान सकते हैं, तो देन दैट केस वी यूज दिस फार्मूला। तो उस केस में क्या होता है कि डेल्टा आपने पढ़ा था अभी कि I1 प्लस I2 माइनस ए पढ़ा था आपने, ठीक है। अब म्यू जो होता है साइन I1 बाय साइन R1 होगा। तो यहाँ से आपका जो I1 आएगा, अगर आप अप्रोक्सीमेशन लगा दें तो म्यू R1 आएगा। सिमिलरली जो आपका I2 आएगा, म्यू R2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया I1 I2 R1 R2। तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला बनेगा क्या बन जाएगा, इक्वल टू यू कैन राइट म्यू टाइम्स R1 प्लस R2 माइनस ए, ये लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, और R1 प्लस R2 क्या होता है, ए। ए होता है। तो इसको मैं म्यू ए लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ म्यू माइनस 1 इंटू ए इक्वल टू डेल्टा।
इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। ये कहाँ से आया? ये है फ्रॉम म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर से। तो हमारा डेल्टा जो आया आया म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, और ये केवल थिन प्रिज्म के लिए वैलिड है। और यहाँ पे क्या डेल्टा मिनिमम है या डेल्टा है? ये मिनिमम। सिर्फ डेल्टा। मिनिमम वाली कौन सी कंडीशन, मिनिमम वाली कौन सी कंडीशन लगाई हमने यहाँ पे? कोई लगाई हमने मिनिमम वाली कंडीशन? नो सर। हमने कोई नहीं लगाई ना भाई। हमने क्या लिखा? आई वन प्लस आई टू माइनस ए, ये तो होता ही है हर इन जनरल कंडीशन में। फिर हमने लगाया कि ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, वो भी होता ही है हर कंडीशन में। तो हमने कोई ऐसी कंडीशन मिनिमम वाली लगाई नहीं है यहाँ पे। तो ये हर केस के लिए वैलिड है, प्रोवाइडेड प्रिज्म शुड बी थिन। ठीक है? सर थिन वाले के लिए तो कैसे होगा, मतलब बाकी में नहीं लग सकता? नहीं, थिक अगर हो गया प्रिज्म तो फिर नहीं लगेगा ना। फिर आप ये नहीं कर पाओगे जो आपने ये किया है यहाँ पे, ये नहीं कर पाओगे आप। आपने क्या किया यहाँ पे? अप्रोक्सीमेटली ऐसे मान लिया इसको आई बाई आर। तो ये छोटे ओके एंगल सर। के लिए हो सकता है बस। ठीक है? तो ध्यान रखना कि थिन, थिक और मिनिमम और जनरल डेविएशन, बस ये ध्यान रखना कहाँ पे क्या लगेगा। डन। क्वेश्चन पे चलें हम सीधा। ठीक है, क्वेश्चन पे चलें। यस सर। यस सर। ओके। कई बार ऐसा भी होगा कि आप क्वेश्चन में ना जब करोगे तो आपको थिन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आंसर आएगा ही नहीं। तो आपको मानना पड़ेगा कि थिन के लिए पूछ रहे हैं। तो ऐसा भी होगा क्वेश्चन में। अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा, अगर कोई और हिंट दिया हुआ है या आप निकाल सकते हो तो फिर निकालो, और अगर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल फंस गए, तो फिर थिन मान के म्यू माइनस 1 इंटू ए करना पड़ेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और एक कई जगह यूज होता है, आगे भी यूज होगा। स्पेशली जेई वालों का कई जगह यूज होता है ये, ध्यान रखना इसको। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं प्रिज्म का। ठीक है, फॉर्मूला सबको याद है? आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, एंड आर वन प्लस आर टू इज ए, इन जनरल यूज होता है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है अभी? म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2। और जो लास्ट फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा हमने? डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो ये पूरी समरी है, इसी पे बेस क्वेश्चन चलेंगे सारे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि a ray of light passes through an equilateral glass prism in such a manner that the मेट्रो में कौन घूम रहा है भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, कोई मेट्रो में है क्या? बच्चे अगर नहीं, इतने डेडिकेटेड भी नहीं हुए हम कि मेट्रो में ही क्लास ले लें। Angle of incidence is equal to angle of emergence, and each of this angle is equal to 3/4 of the angle of prism। तो क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डेविएशन इज, कितना डिग्री होगा? निकालो कितना डिग्री होगा।
ऑप्शन नहीं देता, मैं खुद ही निकालूं। 30 डिग्री। 30 डिग्री, 30 ऑप्शन में है। बाकी लोग भी देखो क्या आंसर आ रहा है, इनका आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर दिया हुआ है डी। डी मतलब 30 डिग्री। हाँ सही है, सही है 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, तो आई इक्वल टू ई है इसमें, एंड ऑल आर इक्वल टू 3/4 ऑफ द ए है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री है, यानी तो सब दिया हुआ है आपको। यानी आई और ई दोनों 45 हैं। निकालना क्या है आपको, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, निकल जाएगा 30 90 माइनस 60। यस सर। ठीक है, आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, 30 आ गया सबका, गुड। डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, यानी कि 45 प्लस 45 माइनस 60 यानी 30। ओके, सबका हो गया, क्लियर है ये सबका? यस सर। ओके, अगर यहाँ पे बोलता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म बताओ, तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग? यस सर, निकल जाएगा। कौन से फॉर्मूले से? इस वाले से? बताओ, बाकी लोग भी बताओ। इससे नहीं निकलेगा, स्नेल्स लॉ से लगा निकल। स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। अच्छा, इससे क्यों नहीं निकलेगा? मिनिमम डेविएशन है यहाँ पे। मिनिमम डेविएशन चाहिए ना। हाँ, लेकिन थोड़ा सा और सोचो आगे, यहाँ पे आई और ई दोनों बराबर हो गए, तो ये मिनिमम डेविएशन कंडीशन है या नहीं है? कंडीशन है सर। तो निकाल सकते थे, ठीक है, अदरवाइज नहीं निकाल सकते वैसे जनरली। ठीक है, आपने सही सोचा था, वैसे नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन आ गई है, ऐसा निकाल सकते हैं। क्लियर? यस सर। ओके, अगले क्वेश्चन में मूव कर रहा हूँ मैं। कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शॉर्ट में लेता हूँ, ऑफ अ प्रिज्म फॉर अ मोनोक्रोमेटिक, अभी हम मोनो की बात कर रहे हैं, सिंगल कलर, मोनोक्रोमेटिक वेव wave is √2 and refracting angle is 60 degree for minimum deviation the angle of incidence will be रिफ्लेक्टिंग एंगल 45। कितना? 45। 45 बी, करेक्ट। रिफ्लेक्टिंग एंगल का मतलब होता है एंगल ऑफ प्रिज्म को रिफ्लेक्टिंग एंगल ही बोलते हैं। ये रिफ्लेक्टिंग एंगल लिखा है यहाँ पे। तो आपको ए पता है यहाँ पे,
आपको म्यू पता है और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, आपको आई बताना है फॉर मिनिमम डेविएशन कंडीशन। फोर्टी फाइव 45 करेक्ट। निकालिए सब लोगों ने। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा, और तो कोई निकल नहीं सकते यहाँ पे, बाकी तो कुछ लग नहीं रहा यहाँ पे निकलेगा। स्नेल्स लॉ लगाएंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, म्यू इंटू साइन। 1 मिनट सर, 1 मिनट और दे दीजिए। अच्छा करो। हुआ कि नहीं हुआ? आई निकालना है आपको यहाँ से। आर निकाल सकते हैं क्या हम? ए पता है हमें, और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। कैसे? RA/2 हो जाएगा। RA/2 हो जाएगा, क्योंकि ये होता है तो मिनिमम डेविएशन में R इक्वल टू A/2 हो जाएगा, R1 R2 बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हम साइन 60/2 कर सकते हैं इसको, तो यहां से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? यस हो गया। अब तो निकल जाएगा सबका। डन। डन। नहीं 1/2 हो जाए, 1/2 यानी 1/√2 आई हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्यान रखना जो बेसिक बेसिक फॉर्मूले ना सारे याद रखो, और यहाँ पे हमने जो निकाला ये ध्यान रखो कि ये इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। रिफ्रैक्टिंग एंगल अलग होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग होता है। इस केस में जब प्रिज्म की बात करते हैं तो उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, इसको क्या बोलना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलेंगे, सॉरी इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा ये। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो वाला होगा ना, R1 वाला। हाँ रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 118। सर ये प्रिज्म के एंगल को ही कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल। हाँ एंगल ऑफ प्रिज्म को ही दूसरा नाम इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
under minimum deviation condition. Under minimum deviation condition in a prism, if a ray is incident at an angle 30 degree, the angle between emergent ray and second refracting surface, simple है तो 60 degree. will be. ठीक है, तो कर लोगे सब लोग? Yes, sir. तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे 30-30, तो ये भी 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये एंगल नॉर्मल के साथ 30 होगा, तो इसके साथ पूछा इसने एंगल, तो ये 60 होगा। ठीक है, क्लियर सबको? यस ओके, ये आसान क्वेश्चन आ गया ओके, आसान क्वेश्चन आ गया था बीच में। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा करना पड़ेगा। फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म टू बी equal to its refracting angle, the prism must be made of a material whose RI is, whose RI पहला ऑप्शन है lies between √2 to 1, बी ऑप्शन है lies between √2 to 2, less than 1, एंड डी है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 2। क्या आंसर होगा इसमें? सब लोग सोचो कैसे करेंगे। Thank you so much for the concern. Waiting for the solution. सेकंड ऑप्शन
बिटवीन √2 to 2 करेक्ट। कल का टेस्ट देख रहा था आप लोगों का, इंजीनियरिंग वालों का बड़ा टफ सा टेस्ट बन गया यार। इंजीनियरिंग वाले ढंग से पढ़ लेना भाई, टेस्ट इजी नहीं है। और थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ लेना, वो भी आ रहा है कल सब लोग। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ दिस। सेकंड, इसका सेकंड आंसर आ रहा है। देखो बाकी लोग भी, इसमें वो कंडीशन माननी पड़ेगी कुछ। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसकी एक लिमिट होती है 0 से 90। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 0 से 90 हो सकता है, तो वो कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। Done, sir. Done. भाई मोबाइल चार्ज नहीं है मेरा भी। अंके सर देखो हम लोग बच्चे तक नहीं, अब तक बनेगा तो ही बनेगा, बताओ मेरी बात। हम लोग बच्चे सर को कल ले आते हैं, ये आते हैं अपनी लड़की बस आते हैं अपनी हमें सर खाना बनाना है, मुझे ये बनवा देना तो सिर्फ आगे काट दे देंगे। चाय कॉल आ गया सर, सब तो करेंगे ना। चाय में तो ये चादर नहीं ले रहे। निकला बाकी लोगों का? फॉर मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म टू बी इक्वल टू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है और वो रिफ्लेक्टिंग एंगल के बराबर है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए? म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा बाय 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2 होता है। अब ये कह रहा है कि डेल्टा और ए दोनों बराबर है, रिफ्लेक्टिंग एंगल प्रिज्म एंड डेविएशन बराबर है, तो उसको कर दो साइन ए हो जाएगा ये डिवाइड बाय साइन ए बाय 2। साइन ए को हम लिख सकते हैं 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2। मेडिकल वाले यहाँ फंस गए होंगे, इसको फिर साइन ए बाय 2 रख देंगे तो ये कट जाएगा, तो म्यू आ गया 2 कॉस ए बाय 2। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है? और कोई तरीका मतलब ये तो आपको वैसे भी करना ही पड़ता है कई जगह पे यूज है, तो आपको एसी वगैरह में भी यूज करना पड़ेगा ना, साइन 2 थीटा वाला जो फॉर्मूला है, तो ये तो हमें याद रखना ही पड़ेगा वैसे भी। ठीक है, मेडिकल वालों को भी याद रखना पड़ेगा मतलब। तो यहाँ तक पहुंचे हम लोग अभी। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है या एंगल ऑफ प्रिज्म है, a by 2 है हमारा, एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल प्रिज्म मस्ट बी मेड ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स राइज बिटवीन दिस एंड दिस। अच्छा, अब क्या केस के आगे हम लोगों ने इसका जो फार्मूला होता है i इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा अपॉन 2, वो यूज किया है। जैसा उससे मतलब अब आपने कहा था कि i जो है 0 से 90 के बीच में हो सकता है, तो वो अच्छा, तो उसका मतलब होगा कि a जो है वो 0 से 90 के बीच में होगा। ओके, क्योंकि मिनिमम डेविएशन कंडीशन है। ठीक है, फिर जो ऊपर न्यू है उसमें पुट कर देंगे a की वैल्यू 0 90। मैंने i1 प्लस i2 जो है वो a प्लस डेल्टा होता है। आप ये 2a के बराबर हो गया और i1 i2 बराबर है तो 2i हो गया, तो a इक्वल टू i हो गया, है ना। तो यहाँ से आपने लिखा कि अगर i का वैल्यू 0 से 90 वेरी करता है तो a का वैल्यू भी इस कंडीशन इस क्वेश्चन में 0 से 90 हो सकता है। तो अगर ये 0 से 90 वेरी करेगा मतलब a जो है 90 तक वेरी कर सकता है, तो अगर 0 से 90 वेरी करेगा तो ये फिर आपका दिस विल वेरी फ्रॉम 2 cos 0 डिग्री से और 2 cos 45 डिग्री तक।
विच इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज इक्वल टू √2। तो आपकी जो वैल्यू होंगी वो √2 से और 2 के बीच में लाई करेगी, यानी जो म्यू होगा दैट विल लाई बिटवीन √2 to 2। तो यहाँ से निकाल सकते थे हम लोग। थोड़ा टफ था लेकिन कर सकते थे। ठीक है, अब समझ में आया सबको? यस सर। ओके, एक टाइप के क्वेश्चन और रह गए, वो भी कर लेते हैं जो कॉमनली आते हैं। जबकि आपका जो रे होती है वो दूसरे सरफेस पे जब पे परपेंडिकुलर गिरती है, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में, कर लेते हैं वो भी। पहले एक स्मॉल के लिए कर लेते हैं, माने थिन प्रिज्म के लिए। A ray of light is incident at an angle of incidence I on one face of the prism of angle A, assumed to be small, and emerges normally from the opposite face if the refractive index of the prism is mu, the angle of incidence I is nearly equals to mu A by 2, A by सर mu, नहीं हुई या फिर A by 2 mu A आ रहा है। जी। ओके, बाकी लोग भी देखो निकाल के क्या आ रहा है। म्यू ए मतलब डी आंसर। पीछे क्या दिया हुआ इसका, नहीं इसका, और म्यू ए मतलब 12वें क्वेश्चन का म्यू ए आंसर। ए दिया, पीछे क्या दिया 12वें का ए। ठीक है, बाकी लोग निकल पाए भी या कर रहे हैं? कर रहे हैं, करो करो, कर रहे हैं। ठीक है, ट्राई करो। Incident on angle I1 face of the prism of angle A to be small emerge normally opposite to the face angle। refractive index दिया हुआ है आपको, म्यू दिया हुआ है, यानी A दिया हुआ है, I निकालना है, और एक नॉर्मली निकलती है बाहर
तो नॉर्मली बाहर निकलती है यहाँ पे। ओके, अगर ये नॉर्मली बाहर निकल रही है तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल ऑफ इमरजेंसी 0। वहां से ट्राई कर सकता हूँ कुछ। Done, sir. डन। Yes. कैसे किया? So दो formulas था, I plus E is equal to A plus lambda. Delta. और I delta is plus equal to E U equal minus to 1 A plus delta into A। उसको थ्योरम का दूसरा फॉर्मूला। ओके, फिर E0 हो जाएगा। E0 तो I A इक्वल, प्लस डेल्टा की वैल्यू हमारी तो I हमारा जो है ये आ गया, तो I म्यू आ गया डायरेक्ट यहाँ से। ये बोल रहे हो? कर सकते हैं ऐसे हम? ठीक है, पहले सरफेस पर ये सेंसर लगा के। पहले सरफेस पे स्नेल्स लॉ भी लग सकता था, उससे भी आ सकता था ये आंसर, क्योंकि एंगल आपको पता है 90 है और ये एंगल ए है, तो ये एंगल आपको निकल जाएगा यहाँ से, और एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगाओ। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता चल जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता चल जाएगा, उससे फिर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो वहां से भी आ सकता था। राइट, यही किया है सब लोगों ने? ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे। दूसरा वाला ज्यादा आसान है। दूसरा वाला आसान है। दूसरा वाला आसान है। एक और क्वेश्चन पहले वाला जो आसान है इसमें R1 A के बराबर है। डिपेंड करता है इसके दिमाग में जो हिट करके पेपर में, दोनों ही सही है। ओके, अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, ये भी सिमिलर ही है, ऐसे क्वेश्चन काफी आते रहते हैं, इसलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। A prism ABC of angle 30 degree has its face। प्रिज्म वाले कल मैंने डाली नहीं है पेपर में वैसे क्वेश्चन, कल जो है वहीं तक डाला है, इससे पहले जो हुआ था डिस्प्लेसमेंट मेथड तक है। इट्स फेस AC सिल्वर्ड, a ray of light incident at an angle 45 degree at face AB retracts its path after refraction at face AB and reflection at face AC। तो आपको बताना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ material of the prism is 1.5 3/√2 √2 4/3। एक बार
दिमाग में यू कर देगा और दूसरा सीधा डायग्राम बनेगा वो। और जिस तरीके को अपने पढ़ता है बैकग्राउंड में आवाज नहीं लगाते हो, दरवाजे वहां खोलेंगे, दरवाजे वहां खोलेंगे, ऐसे करता हूं। अभी ये तो बहुत अच्छी इसका कुछ नहीं होगा, पकड़ेगा वो तो कुछ करेगा ही नहीं, होगा कुछ करने तो कुछ करने नहीं होगा। डायरेक्ट तो सबसे बात है, ये तो कुछ करेगा नहीं। क्या सब लोगों ने prism of ABC angle 630 faces has AC silvered ray incident at an angle 45 degree retract its path after refraction. Refraction at face PC, the effective index of the prism is क्या क्या पता है आपको? एंगल ऑफ प्रिज्म पता है आपको, आई पता है आपको, ई पता है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। निकालें तो किसी ने, ये तो आसान है। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन √2। लेट मी चेक। This was question number 67. 67. आसान है तो निकाल लिया होगा ज्यादा लोगों ने। सर ई 0 Done, कैसे sir. हुआ? डन। उसने बोला ना कि यहाँ पे टकराई तो वापस रिट्रैक्ट कर देगी पाथ, तो रिट्रैक्ट कब करेगी? 90 डिग्री में टकराई होगी ऐसे, तब भी वापस आएगी। तो यानी अगर यहाँ सिल्वर नहीं करते आप इसको, तो ये बाहर ऐसे निकलती है ना रे। तो इसका ओके सर। ई क्या होता है? नॉर्मल के, है ना, नॉर्मल के साथ एंगल होता है तो 0 होता, तो आप इसको 0 मान सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। सर आर निकाल के हो जाएगा तुरंत। आर निकाल के हो जाएगा, बस इसमें स्लो लगाना है आपको। तो इसका आंसर आएगा √2। √2 इज द राइट आंसर, ये वाला। ठीक है, डन सबका। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट के। अब देखेंगे अगर प्रिज्म में 7 मतलब लाइट आती है और 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, उससे डिस्पर्जन होता है, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। और डिस्पर्जन के और स्कैटरिंग जो है उसके प्रैक्टिकल स्कैटरिंग होता भी देखेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो फिर अगली क्लास में देखेंगे। उसके बाद फिर हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास आई है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। अब जिनके डाउट हैं वो लोग रुक सकते हैं, जो पूछ रहे थे डाउट, बाकी लोग चाहे तो लीव कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। तो ये पीपीटी भेज दीजिए। सॉरी, तो ये पीपीटी भेज देना। पीपीटी, हाँ पीपीटी में भेज दूंगा अभी। ये वाला क्वेश्चन एक बार बता दीजिए। हाँ। इस वाले क्वेश्चन को एक बार और बताओ। सर सिलेबस भी बता दीजिएगा किसका सिलेबस? सर, जो टेस्ट होगा हमारा। टेस्ट वाला? अच्छा, मेरे को ना मैसेज कर देना, क्योंकि भूल जाऊंगा, इनको डाउट बताते बताते, तो मेरे मैसेज कर देना मुझे एक बार उस पर टेलीग्राम पे। ओके सर। ओके। ये वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ था आपको, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ था और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, इसमें 45 डिग्री है। ठीक है, ये 45 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है।
और वो कह रहा है कि पाथ को, इसको हमने सिल्वर कर दिया, सरफेस को ए बी सी था मान लो, तो क्या बोल रहा है वो कि किसको सिल्वर कर दिया है, प्रिज्म है सरफेस ए सी सिल्वर्ड, इसको सिल्वर कर दिया ए सी वाले को। तो रे यहाँ पे गिरी, कहाँ पे गिरी, रिफ्रैक्शन हुआ उसका ए बी पे, यानी इस वाली सरफेस पे रे गिरी, उसका रिफ्रैक्शन हुआ और फिर वो इस पे गिरी और उसने पाथ रिट्रेस किया। पाथ रिट्रेस करने का मतलब ये होता है, जो कोई भी रे रिट्रेस करती है, अगर ये नॉर्मली यहाँ पे गिरे ऐसे, यस सर। तो रिट्रेस कर जाएगी पूरे का पूरा, फिर यहाँ पे रिट्रेस कर जाएगी पूरा पाथ अपना, है ना, बिल्कुल एंगल आई जो है आर बन जाएगा, आर जो है आई बन जाएगा, तो रिट्रेस कर जाएगी पूरा। तो यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि यहाँ पे ये रे जो है यहाँ पे नॉर्मली गिरी होगी। ठीक है, ये क्लियर है, इतना क्लियर हुआ कि ये रे नॉर्मली गिरी होगी, क्लियर हुआ। अच्छा, अब अगर नॉर्मली गिरी होगी तो ये एंगल 90 हो गया आपका सीधा सीधा। अगर ये नॉर्मली गिरी होगी तो ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल आपको पता है 30 है, तो ये एंगल कितना हो गया फिर 60। अगर ये 60 हुआ तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना लिए रे रिफ्लेक्शन के बाद 30, आपको आर चाहिए ना, तो आर 30 होगा, तो अब लगा लो स्नेल्स लॉ। अब क्या लिखोगे, 1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी 45 डिग्री इक्वल टू म्यू इंटू साइन 30, तो साइन 45 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू म्यू साइन 30, यहाँ से आ जाएगा म्यू आपका, आ जाएगा। यस। ओके, अब क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ओके, और बताओ लोगों के डाउट क्या थे, कुछ लोग डाउट पूछे थे, कोई क्या डाउट पूछे थे आप। डाउट कोई पूछ रहा है, नहीं पूछ रहे। चलो ठीक है, फिर अगर डाउट नहीं है तो बंद करते हैं फिर। चलो बाय ऑल ऑफ यू देन। Very happy Merry Christmas.